हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फोर वेक्टर पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम दो तरह के पोटेंशियल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जिसे हम ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास स्केलर पोटेंशियल, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। इन दोनों पोटेंशियल्स को हम कंबाइनली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल्स। जबकि रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम सिर्फ एक ही पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं और उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं फोर वेक्टर पोटेंशियल। और इसी फोर वेक्टर पोटेंशियल के बारे में हम इस लेक्चर में पूरी डिटेल में बात करेंगे। फोर वेक्टर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ए म्यू, और इस फोर वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू के चार कंपोनेंट्स होंगे इन 4D मिन्कोस्की स्पेस, और वो चार कंपोनेंट्स होंगे A1, A2, A3, A4, जहां पर तीन पहले कंपोनेंट जो हैं A1, A2, A3 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्पेस पार्ट ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि हमारा जो चौथा कंपोनेंट है A4 वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पार्ट ऑफ ए म्यू को। और आज के इस लेक्चर में हम ये शो करेंगे कि जो टाइम पार्ट ऑफ ए म्यू होगा, मींस जो फोर्थ कंपोनेंट होगा फोर वेक्टर पोटेंशियल का, वो I5/c के बराबर निकल के आएगा, मींस A4 इक्वल टू I5/c। इसे हम आज के इस लेक्चर में प्रूव करेंगे, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये चारों कंपोनेंट्स A1, A2, A3, A4 फोर वेक्टर पोटेंशियल के चार कंपोनेंट्स कैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। मींस इसी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस 1/c² करली फाई बाय करली t इक्वल टू 0। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं, या फिर इस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉरेंज कंडीशन। लॉरेंज कंडीशन की खूबसूरती ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स ए वेक्टर को एंड फाई को आपस में रिलेट करता है। इस लेक्चर के खत्म होते होते हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस लॉरेंज कंडीशन को फोर वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और जब हम इस लॉरेंज कंडीशन को फोर वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो उस रिजल्ट को हम बोलेंगे कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल फाई आर कंबाइनली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल्स होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर, और दूसरा होता है हमारे पास स्केलर पोटेंशियल फाई। वी नो दैट लॉरेंज कंडीशन इज गिवन एज, हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक ऐसा कंडीशन होती है जिसे हम लॉरेंज कंडीशन बोलते हैं, जो इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स को आपस में रिलेट करती है। और वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है, डाइवर्जेंस of a vector plus 1/c² curly phi by curly t is equal to 0, means del dot a vector plus 1/c² curly phi by curly t equal to 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। लॉरेंज कंडीशन 1 exhibits interrelationship between magnetic vector potential a vector and scalar potential phi। इस लॉरेंज कंडीशन की ब्यूटी ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल फाई को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। इक्वेशन 1 also suggests that if we define a four वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू, देन ए म्यू इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4। तो इक्वेशन 1 से हमें आइडिया लग जाता है कि हमें फोर वेक्टर को कैसे डिफाइन करना है। फोर वेक्टर का एक स्पेस पार्ट होगा जिसे हम ए वेक्टर से डिनोट करेंगे, और एक टाइम पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम डेरिवेटिव भी आ रहा है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि फोर पोटेंशियल का स्पेस पार्ट भी होगा और एक टाइम पार्ट भी होगा। तो इसके चार कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? स्पेस पार्ट में तीन कंपोनेंट्स इंक्लूड होंगे, एक टाइम पार्ट
पार्ट इंक्लूड होगा। तो ए म्यू को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहले तीन कंपोनेंट्स हैं A1 A2 A3 वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन स्पेस पार्ट ऑफ ए म्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि जो हमारा चौथा कंपोनेंट है A4 वो टाइम पार्ट ऑफ ए म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें ये शो करना है कि जो A4 होगा वो I5/C के बराबर निकल के आएगा। मीन्स इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए म्यू इज इक्वल टू A1 A2 A3 की जगह हम सिंपली ए वेक्टर लिख सकते हैं, और जो चौथा कंपोनेंट है उसकी जगह हम I5/C भी लिख सकते हैं। ये जो हमने रिजल्ट 2 लिखा है कि ए म्यू इक्वल टू ए वेक्टर कॉमा I5/C है, ये हमने डायरेक्ट लिखा है। अब हमें इसे जस्टिफाई करना है, मीन्स हमें ये शेष शो करना है कि A4 जो है वो I5/C के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये जस्टिफिकेशन हम शुरू करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि लॉरेंज कंडीशन से हमें ये आइडिया मिल रहा था कि हम 4 वेक्टर पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन करें। तो वो हमने डिफाइन किया था ए म्यू इक्वल टू ए वेक्टर कॉमा I5/C, जहां पर ए वेक्टर जो है वो स्पेस पार्ट ऑफ ए म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट से A1 A2 A3 A1 A2 A3, और जो हमारा I5/C था वो टाइम पार्ट ऑफ ए म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, मीन्स A4 को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि है फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ए म्यू। तो हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज को जस्टिफाई करना है, इक्वेशन 2 की जस्टिफिकेशन करनी है। हमने ये देखना है कि हमारा जो A4 है वो I5/C के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो उसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो आप लिखिए हेयर रिजल्ट 2 इज डायरेक्टली रिटन, नाउ वी हैव टू जस्टिफाई द रिजल्ट 2। इस रिजल्ट को हमने डायरेक्ट लिखा है बाय इन्वेस्टिगेटिंग द लॉरेंज कंडीशन। लॉरेंज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस रिजल्ट को हमने डायरेक्ट लिख दिया था। अब हमें इस रिजल्ट को जस्टिफाई भी करना होगा। तो आप लिखेंगे जस्टिफिकेशन। इसकी जस्टिफिकेशन हम शुरुआत करेंगे मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स ए वेक्टर एंड फाई के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स की टर्म्स में हम मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स ए वेक्टर एंड फाई आर एक्सप्रेस्ड एज। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स ए वेक्टर एंड फाई की टर्म्स में हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर ए वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। और कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं डेल स्क्वायर फाई माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर फाई बाय करली टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिंबल्स के जो है वो यूजुअल मीनिंग है। जैसे यहाँ पर जो जे वेक्टर है वो करंट डेंसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को डिनोट कर रहा है, रो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिनोट कर रहा है। तो इक्वेशन 3 और 4 की डेरिवेशन जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस रिजल्ट्स की डेरिवेशंस देखनी है तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पर ए वेक्टर आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है, और हमने देखा था कि ए वेक्टर जो है वो A1 A2 A3 से मिलके बना हुआ है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हमने इक्वेशन 3 को ए वेक्टर के कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखना है, मींस A1 A2 A3 की टर्म्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन 3 इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर दैट इज इन टर्म्स ऑफ A1 A2 A3 कैन बी री रिटन एज। तो थर्ड इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पहला कंपोनेंट जो होगा ए वेक्टर का वो A1 है, तो यहाँ पर ए वेक्टर की जगह A1 लगाएंगे, माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर, यहाँ पर ए वेक्टर की जगह A1 आएगा पहला कंपोनेंट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर का जो पहला कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर होगा J1। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, जिसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो इसी तरह से A2 की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर A2 सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर की टर्म्स में अब हम लिख रहे हैं 1/c स्क्वायर है यहाँ पर, करली स्क्वायर A2 बाय करली टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस म्यू नॉट J2। तो A2 की टर्म्स में आप इक्वेशन 3 को ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से A3 की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर A3 माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर A3 आ जाएगा यहाँ पर,
कर ली टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस म्यू नॉट J3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। तो जैसे हमें तीन इक्वेशंस मिली हैं इन टर्म्स ऑफ A1, A2, A3, मीन्स पहले तीन कंपोनेंट्स ऑफ ए म्यू की टर्म्स में हमें कुछ ये इक्वेशंस मिल रही हैं, तो सेम इक्वेशन जो है, सेम फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो हमें A4 के टर्म्स में भी मिलनी चाहिए। मीन्स हमें ये भी मिलना चाहिए डेल स्क्वायर A4 माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर A4 बाय करली टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट J4। हमें कुछ इस रिजल्ट को भी ऑब्टेन करना होगा किसी ना किसी तरह से। तो अगर आप इस रिजल्ट को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा है, पता क्या करना होगा, आपको इस इक्वेशन 4 को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा। अभी आप देखेंगे, आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा कि कैसे आप इक्वेशन 4 को मैनिपुलेट करके यहाँ तक पहुँचेंगे। मीन्स A4 के टर्म्स में जैसे हमने ये तीन इक्वेशंस ऑब्टेन की हैं A1, A2, A3 के टर्म्स में, वैसे ही आपको A4 के टर्म्स में सेम इक्वेशन मिलेगी बाय मैनिपुलेटिंग। कुछ थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे इक्वेशन 4 में, थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी इक्वेशन 4 में, तो आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। तो इक्वेशन 4 से हम इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को मैनिपुलेट करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको फोर्थ इक्वेशन को दोनों तरफ I बाई सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। I मीन्स आयटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय I बाई सी। तो हर एक टर्म के आगे आप I बाई सी लगा दो। I बाई सी डेल स्क्वायर 5 माइनस I बाई सी 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर 5 बाय करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस I बाई सी यहाँ लगा दिया, रो बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा। I बाई सी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसे हम ऑपरेटर के अंदर ले जा सकते हैं। ये हमारा डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, मीन्स लाप्लाशियन ऑपरेटर है। तो I बाई सी को हम अंदर लेके जा सकते हैं। तो डेल स्क्वायर I बाई सी 5 हो जाएगा माइनस 1/c स्क्वायर ऐसे रहेगा। इस I बाई सी को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा करली स्क्वायर I 5/c, और नीचे आ जाएगा हमारे पास करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास है I बाई सी से मल्टीप्लाई किया था तो रो बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ चुका था। तो स्टूडेंट्स हमें पता है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C मल्टीप्लाई C लिख देंगे, इसको इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हमें वैल्यू किसके चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 1 अपॉन C एप्सिलॉन नॉट की। तो हम क्या करेंगे, एक म्यू नॉट को हम ऊपर भेज देंगे और एक C को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा म्यू नॉट C इज इक्वल टू 1/c एप्सिलॉन नॉट। तो 1/c एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट C। तो हम यहाँ पर इस 1 अपॉन C एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख देंगे C म्यू नॉट। ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट जो है वो हटा देते हैं, 1/c एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने C म्यू नॉट पुट कर दिया है। अब I रो C क्या होता है हमारे पास, I रो C होता है हमारे पास J4 जो कि है फोर्थ कंपोनेंट ऑफ करंट 4 वेक्टर। तो I रो C की जगह आप यहाँ पर J4 पुट कर देंगे, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं J4 म्यू नॉट पहले लिख दो, J4 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए इधर की बात करते हैं। इधर हमारे पास है डेल स्क्वायर I 5/c माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर I 5/c। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें जो इक्वेशन हमें चाहिए उससे, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर है, यहाँ पर ब्रैकेट में I 5/c है, यहाँ पर A4 है, माइनस 1/c स्क्वायर है, करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर है, यहाँ पर A4 है, यहाँ पर ब्रैकेट में I 5/c है, इज इक्वल टू में जो हमारी राइट हैंड साइड है वो माइनस म्यू नॉट J4 ही है, यहाँ पर भी माइनस म्यू नॉट J4 ही है। तो अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, I 5/c को A4 लेना होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर A4 माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर A4 इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट J4, वेयर जहाँ पर हमारा A4 है I 5/c। इसलिए हमने फोर्थ कंपोनेंट जो है 4 वेक्टर पोटेंशियल का A4 वो I 5/c लिया था। तो स्टूडेंट्स इसे हम दे देंगे 8th इक्वेशन। तो हमने क्या किया, 4th इक्वेशन को मैनिपुलेट करके ये वाली इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर ली है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने क्या किया था, A1, A2, A3, A4 की टर्म्स में कुछ इक्वेशंस ऑब्टेन की थी इन इक्वेशंस 5, 6, 7, 8 रिस्पेक्टिवली। तो इन चारों इक्वेशंस को अगर हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इन चारों इक्वेशंस को बना सके, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशंस 5, 6, 7, 8 कैन बी कंबाइनली रिटन एज, इन चारों इक्वेशंस को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ए म्यू माइनस 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर ए म्यू बाय करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे म्यू, जहाँ पर म्यू जो होगा वो होगा हमारे पास 1, 2, 3, 4। अगर आप यहाँ पर म्यू की वैल्यूज 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन जो है वो मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर म्यू की जगह 1 लेते हैं तो आपको 5th इक्वेशन मिलेगी, म्यू 2 लेते हैं तो आपको 6th इक्वेशन मिलेगी, म्यू 3 लेते हैं तो 7th इक्वेशन मिलेगी। अगर आप म्यू की वैल्यू 4 लेते हैं दोनों तरफ तो आपको 8th इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से ए म्यू जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा डेल स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर, ए म्यू कॉमन आ गया और इक्वल टू में है हमारे पास माइनस म्यू नॉट जे म्यू। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेटेड टर्म डेल स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, जिसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, बॉक्स बनाकर ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। ये जो डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर होता है ये हमारे पास स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स का ऑपरेटर होता है। यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर है जो कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में होता है और यहाँ पर टाइम कोऑर्डिनेट भी है। तो यहाँ पर ये जो साइड्स हैं इसकी 4, वो इन चारों कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स और एक टाइम कोऑर्डिनेट। तो इसकी जगह हम ब्रैकेटेड टर्म की जगह हम डेल स्क्वायर लिख देंगे, ए म्यू इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे म्यू, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 9, जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल स्क्वायर है वो है हमारे पास डेल स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर। इसको डेल स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको बॉक्स का स्क्वायर बोलेंगे क्योंकि डेल स्क्वायर हम इसको बोल रहे हैं। इसे हम बोलते हैं डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जो हमारी 9th इक्वेशन है उसकी अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो म्यू नॉट जो है वो स्केलर होगा। जे म्यू जो है वो करंट 4 वेक्टर है। तो हमें पता है कि अगर हम एक स्केलर को एक 4 वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 4 वेक्टर आता है। तो मीन्स जो हमारी राइट हैंड साइड है 9th इक्वेशन की वो एक 4 वेक्टर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 9th इक्वेशन की वो भी 4 वेक्टर होनी चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पर डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर है बॉक्स का स्क्वायर, ये लॉरेंज इनवेरिएंट होता है। मींस हमारे पास अगर हम इस ऑपरेटर की वैल्यू अगर हम एस फ्रेम में लिखें और इस ऑपरेटर की वैल्यू अगर हम एस प्राइम फ्रेम में लिखें, जिसे हम बॉक्स प्राइम स्क्वायर से डिनोट करेंगे, तो वैल्यूज जो हैं वो सेम आती है हमारे पास। ये एस फ्रेम के लिए है डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, ये एस प्राइम फ्रेम के लिए है डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर। एस फ्रेम रेस्ट में है, एस प्राइम फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो ये लॉरेंज इनवेरिएंट होता है। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 9th इक्वेशन को 4 वेक्टर बनाना है तो ए म्यू जो है वो 4 वेक्टर होना चाहिए और इसी 4 वेक्टर को हम बोलते हैं 4 वेक्टर पोटेंशियल डिनोटेड बाय ए म्यू। तो यही लाइंस आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। हियर म्यू नॉट इज इक्वल टू अ स्केलर, जे म्यू इज द करंट 4 वेक्टर। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड अ 4 वेक्टर इज अ 4 वेक्टर, सो म्यू नॉट जे म्यू इज अ 4 वेक्टर, दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9 इज अ 4 वेक्टर। राइट हैंड साइड में हमारे पास म्यू नॉट है जो स्केलर है, जे म्यू हमारा करंट 4 वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और स्केलर और एक 4 वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो 4 वेक्टर होता है। तो राइट हैंड साइड जो है 9th इक्वेशन की वो एक 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ सिंस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9 इज अ 4 वेक्टर, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9 मस्ट बी अ 4 वेक्टर। क्योंकि राइट हैंड साइड 4 वेक्टर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो है 9th इक्वेशन की वो भी 4 वेक्टर होनी चाहिए। सिंस डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर इज लॉरेंज इनवेरिएंट, दैट इज बॉक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बॉक्स प्राइम का स्क्वायर। मींस डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर की वैल्यू एस फ्रेम में और डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर की वैल्यू एस प्राइम फ्रेम में बराबर होती है। सो फॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9 टू बी 4 वेक्टर, ए म्यू मस्ट बी अ 4 वेक्टर, दिस 4 वेक्टर ए म्यू इज नोन एज 4 वेक्टर पोटेंशियल। तो अगर आपको इसे
फोर वेक्टर दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपको क्या करना होगा, ए म्यू को एज अ फोर वेक्टर ट्रीट करना होगा और यही फोर वेक्टर को हम बोलते हैं फोर वेक्टर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास फोर वेक्टर पोटेंशियल। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे जो फोर वेक्टर पोटेंशियल के चार कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होते हैं। मींस नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल। तो आप हेडिंग बना लीजिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल। जब भी हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें दो इनर्शियल फ्रेम चाहिए होते हैं। ये है हमारे पास पहला इनर्शियल फ्रेम एस फ्रेम जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड और इसका ओरिजिन है ओ, और दूसरा फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, इसका ओरिजिन है ओ प्राइम। एस प्राइम फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, जबकि एस फ्रेम जो है वो रेस्ट में है। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा फोर वेक्टर पोटेंशियल है उसके जो कंपोनेंट्स होंगे एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो होंगे हमारे पास A1, A2, A3 एंड A4। और जो हमारा फोर वेक्टर पोटेंशियल होगा एस प्राइम फ्रेम में उसे हम डिनोट करेंगे ए प्राइम म्यू से, और इसके कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम, A4 प्राइम। तो अगर आपको एस फ्रेम में फोर वेक्टर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स पता है A1, A2, A3, A4 पता है, तो आप एस प्राइम फ्रेम में फोर वेक्टर पोटेंशियल के कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। और वो रिलेशनशिप कैसे हम लिखते हैं ये वो देखते हैं। सिंस ऑल फोर वेक्टर्स फॉलो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सो फोर वेक्टर पोटेंशियल शुड ऑल्सो फॉलो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी हमारे पास फोर वेक्टर होते हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनके कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्योंकि फोर वेक्टर पोटेंशियल भी एक फोर वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग ही एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होंगे। ये कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे, जो हमारा ए प्राइम म्यू है वो किसके बराबर होगा, ए प्राइम म्यू इज इक्वल टू समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 ए म्यू। और यहाँ पर पहले हमारे पास आएगी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा म्यू न्यू से, और यहाँ पर आता है हमारे पास ए न्यू, जहाँ पर हमारे पास म्यू जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर म्यू जो है हमारे पास 1 2 3 4 के बराबर होगा। जहाँ पर हमारे पास ए प्राइम म्यू है यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल इन एस फ्रेम, और जो हमारे पास एस प्राइम फ्रेम सॉरी और ए न्यू होगा हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ, यहाँ पर आप इसको ए न्यू ले लेंगे, ए न्यू होगा हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल इन एस फ्रेम। जहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है अल्फा म्यू न्यू वो किसके बराबर होती है, वो होती है गामा 0 0 आइटा बीटा गामा के बराबर। सेकेंड रो में आता है हमारे पास 0 1 0 0, थर्ड रो में आता है 0 0 1 0, और यहाँ पर आता है हमारे पास माइनस आइटा बीटा गामा 0 0 गामा, जहाँ पर बीटा जो है वो V/C के बराबर होता है और गामा जो है वो 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा की थी जब हमने मिन्कोस्की स्पेस के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने देखा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कैसे ये मैट्रिक्स हम लिखते हैं, जो कि एक 4/4 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ए प्राइम म्यू की वैल्यू पुट कर दें, ए प्राइम म्यू की वैल्यूज है हमारे पास A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम, A4 प्राइम, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ए प्राइम म्यू की जगह हम लिख सकते हैं A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम, A4 प्राइम। ये हमारी 10th इक्वेशन है। तो 10th इक्वेशन को हम लिख रहे हैं अल्फा म्यू न्यू की जगह आप ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं, गामा 0 0 1 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आइटा बीटा गामा 0 0 गामा, और यहाँ पर आप लिखेंगे ए न्यू मीन्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल इन एस फ्रेम, जो कि हमारे पास A1 A2 A3 A4 कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी, मींस कंपोनेंट्स मिल जाएंगे फोर वेक्टर पोटेंशियल के इन एस प्राइम फ्रेम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल इन एस फ्रेम। तो स्टूडेंट्स इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3 प्राइम, A4 प्राइम की वैल्यू जो है वो मिल सकें। तो A1 प्राइम कैसे मिलेगा, जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा A1 प्राइम इज इक्वल टू गामा इंटू A1
प्लस 0 इंटू A2 प्लस 0 इंटू A3 प्लस आइटा बीटा गामा इंटू A4। आइए इसे ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0 इंटू A2 0 हो जाएगा, 0 इंटू A3 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ गामा A1 और यहाँ पर बचेगा आइटा बीटा गामा A4। तो यहाँ से आप गामा कॉमन ले सकते हैं, गामा कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ A1 प्लस आइटा बीटा A4 रह जाएगा। हमें पता है बीटा क्या होता है, बीटा होता है V/C, और जो फोर्थ कंपोनेंट होता है 4 वेक्टर पोटेंशियल का A4 वो होगा हमारे पास I5/C। तो इसकी जगह हम लिख देंगे I5/C। तो ये क्या बन जाएगा, A1 प्राइम इज इक्वल टू गामा A1 ऐसे रहेगा, आइटा ऐसे रहेगा, बीटा की जगह हमने V/C लिख दिया, A4 की जगह हमने I5/C लिख दिया। I इंटू आई हो जाएगा I², तो यहाँ पर I² हो गया और I² की वैल्यू होती है -1। तो आपके पास फाइनली A1 प्राइम आ जाएगा आपके पास गामा A1 और यहाँ पर साइन माइनस आ जाएगा और V5/C² होगा। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो A1 प्राइम तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। आइए फाइंड आउट करते हैं A2 प्राइम। वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A2 प्राइम इज इक्वल टू 0 इंटू A1 प्लस 1 इंटू A2 प्लस 0 इंटू A3 प्लस 0 इंटू A4। तो 0 इंटू A1 0 इंटू A3 0 इंटू A4 0 हो जाएंगे, सिंपल आपको 1 इंटू A2 मीन्स A2 मिलेगा, मीन्स A2 प्राइम जो है वो A2 के बराबर आ गई। ये 12th इक्वेशन होगी। तो A3 प्राइम कैसे मिलेगा आपको, जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा A3 प्राइम इज इक्वल टू 0 इंटू A1 प्लस 0 इंटू A2 प्लस 1 इंटू A3 प्लस 0 इंटू A4। तो बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, 1 इंटू A3 हो जाएगा A3। तो A3 प्राइम आ गया हमारे पास A3 के बराबर। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तो हमें फाइंड आउट करना है A4 प्राइम। तो वो कैसे करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आइटा बीटा गामा इंटू A1 प्लस 0 इंटू A2 प्लस 0 इंटू A3 प्लस गामा इंटू A4। तो ये टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली, और यहाँ से आप गामा कॉमन ले सकते हैं। तो आपको मिलेगा A4 प्राइम इज इक्वल टू गामा कॉमन ले लिया दोनों में से। तो पहले आप प्लस वाली टर्म लिख दो, A4 हमने पहले लिख दिया, माइनस आइटा बीटा A1 जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। A4 होगा हमारे पास I5/C और A4 प्राइम क्या होगा, अगर हमारे पास A4 इक्वल टू I5/C है, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल इन S फ्रेम ये है, तो A4 प्राइम क्या हो जाएगा हमारे पास, I/C तो कांस्टेंट है, फाई की जगह आप फाई प्राइम कर देंगे। तो A4 प्राइम की जगह I5 प्राइम बाय C लिखेंगे, गामा A4 की जगह I5/C लिखेंगे, बीटा की जगह V/C लिखेंगे। यहाँ से I/C जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो I/C से I/C कट जाएगा, तो फाई प्राइम इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास गामा फाई माइनस VA1। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि जो हमारे 4 वेक्टर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स होंगे वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। दे ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। और आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशंस मिलेंगी 11, 12, 13 और इसे भी आप दे दीजिए क्योंकि ये फोर्थ कंपोनेंट है, तो इसे आप दे दीजिए 14 और इसे आप दे दो 15। तो ये हमें फाई की वैल्यू दे रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स होते हैं ए वेक्टर एंड फाई, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग 11th, 12th, 13th एंड 15th इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसफॉर्म होंगे फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का काम हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने 4 वेक्टर पोटेंशियल के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो ऑब्टेन कर ली थी। इन इक्वेशंस 11, 12, 13, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। अब हम फाइंड आउट करेंगे 4 वेक्टर पोटेंशियल की इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला तो प्राइम्ड एंड अनप्राइम्ड क्वांटिटीज को इंटरचेंज करना होगा, मींस प्राइम क्वांटिटीज की जगह अनप्राइम क्वांटिटीज लिखनी होंगी और अनप्राइम क्वांटिटीज की जगह प्राइम क्वांटिटीज लिखनी होंगी। और दूसरा काम ये करना होगा आपको v की जगह -v पुट करना होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे फॉर ऑब्टेनिंग इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल वी इंटरचेंज द प्राइम एंड अनप्राइम क्वांटिटीज एंड पुट -v इन प्लेस ऑफ v इन इक्वेशंस 11, 12, 13, 14, 15। सो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल विल बी। तो अगर हम ऐसा करते हैं यहां पर तो हमें इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएंगी 4 वेक्टर पोटेंशियल की। तो वो कैसे मिलेंगी, A1 प्राइम को हमें A1 लिखना होगा, प्राइम यहाँ से हटाना होगा, गामा ऐसे ही रहेगा, A1 की जगह हमें लिखना होगा A1 प्राइम और V को -v से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फाई की जगह आ जाएगा हमारे पास फाई प्राइम, और नीचे C² कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास A2 प्राइम की जगह A2 आ जाएगा और A2 की जगह आ जाएगा A2 प्राइम। इसी तरह से जो हमारा A3 प्राइम है उसकी जगह आप A3 लिखेंगे और A3 की जगह आप A3 प्राइम लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप A4 प्राइम की जगह सिंपली A4 लिखेंगे, गामा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद A4 की जगह आप A4 प्राइम
प्राइम लिखेंगे और इस माइनस साइन जो है वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आयटा ऐसे ही रहेगा, बीटा कांस्टेंट है, v बाय सी वो ऐसे ही रहेगा, a1 की जगह आप लिख देंगे a1 प्राइम और यहाँ पर लास्ट इक्वेशन में फाई प्राइम की जगह फाई आ जाएगा, गामा आएगा, उसके बाद फाई प्राइम आ जाएगा फाई की जगह और p को माइनस v से करेंगे तो प्लस v हो जाएगा और a1 को हम रिप्लेस कर देंगे a1 प्राइम से। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं इन्हें हम बोलते हैं इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी लॉरेंज कंडीशन थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स को इंटर कनेक्ट कर रही थी आपस में ए वेक्टर एंड फाई को, उसे हम फोर वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में, जिसमें हम लॉरेंज कंडीशन को फोर वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और इसी को हम बोलते हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन। तो आप हेडिंग बना लीजिए, लॉरेंज कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू या फिर कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन। तो लॉरेंज कंडीशन से शुरू करेंगे हम, जो कि थी डेल डॉट ए वेक्टर प्लस 1/c² करली 5/t इज इक्वल टू 0 था। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा डेल डॉट ए वेक्टर प्लस i/c² करली 5/t, आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर c² है तो इसे हम c इंटू सी लिख देते हैं, एक c को हम ऊपर भेज देते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं i/c और नीचे हमारे पास एक c रह जाएगा, ये c से c मल्टीप्लाई होकर आपको c² ही देगा। तो आप इस टर्म को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा डेल डॉट ए वेक्टर प्लस i/c और नीचे है ic करली 5/t इज इक्वल टू 0। इस i/c को 5 से मल्टीप्लाई करो, इस ic को t से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा डेल डॉट ए वेक्टर प्लस करली i/5/c हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको आप ले जा सकते हैं अंदर ऑपरेटर के अंदर। करली ict इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। i/5/c क्या है, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल है, मींस a4 है ये। और ict क्या होता है, ict होता है हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट ऑफ पोजीशन फोर वेक्टर x म्यू, जिसको हम x4 से डिनोट करते हैं। तो ict की जगह x4 और i/5/c की जगह a4 लिखेंगे तो आपकी ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन मैंने लिखी नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ। ये बन जाएगा डेल डॉट ए वेक्टर प्लस करली a4 बाय करली x4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक स्टेप मिस हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये ऑपरेटर पुट करेंगे, डेल ऑपरेटर पुट करेंगे। डेल ऑपरेटर हमारे पास होता है आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड। जब हम फोर वेक्टर की बात करते हैं तो हम एक्स वाई जेड की जगह कोऑर्डिनेट्स को x1 x2 x3 से डिनोट करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को x1 लेना है, y कोऑर्डिनेट को x2 लेना है और z कोऑर्डिनेट को आपको x3 लेना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर वेक्टर साइन हटा भी सकते हैं, सिंपली इसको डेल लिख सकते हैं। तो डेल की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा आई कैप करली बाय करली x1 प्लस जे कैप करली बाय करली x2 प्लस के कैप करली बाय करली x3। और ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था हमारे पास स्पेस पार्ट ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल। तो ए वेक्टर जो था हमारे पास उसके तीन कंपोनेंट्स थे, a1 a2 a3। तो कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इस ए वेक्टर की जगह हमने लिख दिया और बीच में डॉट लगाना मत भूलिएगा। प्लस है करली a4 बाय करली x4 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा करली a1 बाय करली x1 आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा करली a2 बाय करली x2 जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा। करली a3 बाय करली x3 मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके k डॉट k 1 हो जाएगा। प्लस करली a4 बाय करली x4 ऐसे ही रहेगा ये वाला इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट हटा दीजिए। तो इन चारों टर्म्स को हम कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं करली a म्यू बाय करली x म्यू इज इक्वल टू 0, जहाँ पर म्यू होगा 1 2 3 4। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे म्यू की 1 2 3 4 तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस करली बाय करली x म्यू को एक ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे और वो ऑपरेटर होता है हमारे पास 4 डायमेंशनल डाइवर्जेंस ऑपरेटर, जिसको हम सिंपली बॉक्स के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जगह आप बॉक्स लगा देंगे, ये वाला डाइवर्जेंस ऑपरेटर है तो डॉट लगा दीजिए और साथ में ए म्यू है तो ए म्यू लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। तो आप लॉरेंज कंडीशन को
इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 वेक्टर पोटेंशियल की टर्म्स में, और इसे हम बोलते हैं इक्वेशन 16 को हम बोलते हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन, वेयर ये बॉक्स जो है वो करली बाय करली एक्स म्यू की जगह लिखा गया है, इसे हम बोलते हैं 4D डाइवर्जेंस ऑपरेटर। इक्वेशन 16 रिप्रेजेंट्स लॉरेंज कंडीशन इन टर्म्स ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल एमयू एंड इज कॉल्ड कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन। तो ये है आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज कंडीशन, जिसमें हमने लॉरेंज कंडीशन को, इस लॉरेंज कंडीशन को 4 वेक्टर पोटेंशियल एमयू की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तो हमने ये देखा कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम 2 पोटेंशियल्स की बात करते हैं, ए वेक्टर एंड फाई की बात करते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल की बात करते हैं, जबकि जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें हम सिर्फ एक ही 4 पोटेंशियल की बात करते हैं, एक ही पोटेंशियल की बात करते हैं, जो कि होता है हमारे पास 4 वेक्टर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।